एक क्वेश्चन है जो मेरे से ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में कोई ना कोई जरूर पूछता है, तो मैंने सोचा कि आज इस क्वेश्चन की डेप्थ में हम चलेंगे मिल करके, यानी कि आप जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं और मैं, हम लोग मिल करके इस क्वेश्चन की डेप्थ में चलेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वो क्वेश्चन है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन की हम डेप्थ में चले, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी स्टडी के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। एक प्रोफेसर ने स्टडी को किया जिसमें कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि सारे 5th स्टैंडर्ड के थे और उनको पजल्स थी बहुत तरह तरह की सॉल्व करने के लिए। उसमें से कुछ पजल्स बहुत ही मुश्किल थी, कुछ बहुत ही आसान थी। उसके बाद में जब उन बच्चों ने उन पजल्स को सॉल्व किया तो उसके बाद में सभी बच्चों को एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छा किया। बस यहां पर एक छोटा सा फर्क था। आधे बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और बाकी के जो आधे बच्चे थे उनको कहा गया कि आपने जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया उसकी वजह थी आपका हार्ड वर्क। फिर उसके बाद में दोबारा से इन सब बच्चों को कुछ पजल्स दी गई सॉल्व करने के लिए, जिसमें से कुछ बहुत ही आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। अब यहां पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, उनको जब वो पजल्स मिली तो उन्होंने क्या किया, जो मुश्किल पजल्स थी उसको छोड़ दिया, आसान पजल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और उसमें भी कुछ देर बाद ही वो बच्चे बोर हो गए। दूसरी तरफ से वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आपने हार्डवर्क किया, उन्होंने सिर्फ आसान पजल्स को अटेम्प्ट नहीं किया बल्कि मुश्किल से मुश्किल पजल्स को भी अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। फिर उसके बाद में जब ये पूरी स्टडी कंप्लीट हुई तो उन बच्चों से पूछा गया कि किसको ज्यादा मजा आया इसको करने में। तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उनको मजा नहीं आया, यानी कि वो मोटिवेटेड नहीं थे। और वो बच्चे जिनको कहा गया था कि जो भी आपने किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से किया, उन्होंने ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि वो एंड तक मोटिवेटेड भी थे और उनको मजा भी आया। अब ये स्टडी जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं या हम टीचर्स हैं और अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस स्टडी में एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट निकल करके आया है। तो इस स्टडी में जो फैक्ट्स रिवील हुए उसको समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। हुआ क्या कि जिन बच्चों को कहा गया कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर नहीं था, उनके बाहर था। लोकस का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल, मतलब कि अगर वो स्मार्ट है, अगर वो इंटेलिजेंट है, तो इसमें उनका खुद का कोई रोल नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी तरफ से जिन बच्चों को कहा गया कि जो भी आपने अचीव किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से अचीव किया, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर था, यानी कि हार्डवर्क पूरी तरह से उनके खुद के हाथ में था कि अब उनके ऊपर है कि वो कितना हार्डवर्क करते हैं। और ये सिर्फ इस स्टडी में निकल करके नहीं आया है, इस तरह की और भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पर एग्जैक्ट यही चीज निकल करके आई है कि अगर हम खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ से चला जाता है, और ऐसा क्या होता है जब कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा इस वजह से, उस वजह से, उस वजह से, जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है। जब हमारा फोकस उन रीजंस पे नहीं होता है जिनकी वजह से हम वो नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उस जगह पर होता है कि जिस वजह से हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। आपके पास में दो ऑप्शंस है। एक, आप बोल सकते हो कि वो लोग, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहां पर बैठे हैं, या फिर उनके पास में कुछ था, किसी का सपोर्ट था जिस वजह से वो वहां पर है। अगर इसमें से ऐसा आपने कुछ भी बोला तो आप फंस गए। अब आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते उस काम को करने के लिए जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ से बाहर है। क्योंकि अब अगर आपके पास में वो है ही नहीं जो उनके पास में है, तो अब आप वो कैसे बन सकते हो जो कि वो बन चुके हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि जिस भी फील्ड में आप हो, उस फील्ड में जो भी टॉप पे बैठे हैं वो वहां पर है अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने स्मार्ट वर्क की वजह से, या जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसकी वजह से, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। उन्होंने भी मेरी ही तरह एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करी थी, जहां से कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो मुझ में और उनमें अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक है, वो है टाइम का, कि आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं भी उन्हीं की जगह पर हो सकता हूं या उनसे भी आगे हो सकता हूं जहां पर आज वो है। तो अब कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो हमारे पास में हमेशा ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि हम कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ दें,
और दूसरा कि कंट्रोल हम पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लें। एक के कंट्रोल हमारा बाहर हो, एक है कंट्रोल हमारा अंदर हो। से डरा तो इस बात को हमेशा याद रखें। तो मरा तो क्या आप मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। रख हासिला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ तेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चीटी भी मंजिल। गिर गिर कर पार, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, जिसको बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा आता था। और जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी। कई कई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पे फेंकती और तोड़ देती। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी
जिसकी कि वो बात सुनती थी। तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। फिर उस दिन रोज की तरह जब वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जाकर के खड़ी हो गई और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें कील लेनी है और यहां पर आकर के इस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी, जितनी हो सके। फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज मिलेगा। फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि अब उसको जब भी गुस्सा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दीवार में गाड़ देती। तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था, तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई। लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जा करके उस कील को गाड़ना पड़ता। तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूं उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूं। अगले दिन 8 कीलें गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी। और वो बच्ची बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है। तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम उसके साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई। अब मैम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, उस दिन के एंड में तुम एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकलने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर के अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हुई। उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार में। फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा, नहीं मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो उस टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा, वो जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं दीवार में। जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मैम ने उस बच्ची को कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती, ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पे या किसी पे भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह करके भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के पास में जाकर के उनसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में और उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूं कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। तो जब वो उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। तो जैसे ही वो अंदर गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड्स भी थे और उसको ये आदत थी कि जहां पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं क्योंकि वो साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पे गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कह करके बात कर रहा था। अब वो तू तड़ाक पे उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा।
तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया है। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। ये देखकर वो और तिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहां एक मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वो ही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो जब इसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वो कहा कि जो वो खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो।